हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जुलाई करंट अफेयर्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि सिर्फ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं है, बट इट्स मोर ऑफ अ फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन एज वेल। सो आर्टिकल क्या है? द न्यू डिजिटल स्लेवरी नीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड रेल्स। सो दिस इज द आर्टिकल, दिस इज बाय डॉक्टर शशि थरूर, है ना? तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द आर्टिकल फ्रॉम जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या एआई फ्यूचर में इंसान की फ्रीडम और डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर सकती है? यस। अगर एआई को बिना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के छोड़ दिया जाए तो डिजिटल स्लेवरी शुरू हो सकती है ना? इसीलिए यूपीएससी के लिए ये टॉपिक एथिक्स, जीएस 2, जीएस 3, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस सबसे लिंक्ड है। सबसे पहले ये देखते हैं कि डिजिटल स्लेवरी होता क्या है। व्हाट इज डिजिटल स्लेवरी? ठीक है, व्हाट इज डिजिटल स्लेवरी? लेट्स जस्ट डिस्कस दिस। नॉर्मली स्लेवरी में क्या होता है कि किसी इंसान की बॉडी पर कंट्रोल, उसकी फ्रीडम खत्म हो जाती है, वो जो चाहे नहीं कर सकता है। अब सोचो 21st सेंचुरी में स्लेवरी का फॉर्म बदल गया है। अब किसी को चेन से बांधने की जरूरत नहीं है हमें, बस उसका मोबाइल डेटा, सर्च हिस्ट्री, फेस रिकग्निशन, आधार लिंक्ड इंफॉर्मेशन, उसके क्या पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, क्या-क्या चीज़ें खरीदना पसंद करता है वो, उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स क्या हैं, क्या-क्या चीज़ों से जूझ रहा है अभी और किन चीज़ों को लेके कॉन्शियस है, डरता है, फाइनेंशियल बिहेवियर उसका क्या है ना? ये सब चीज़ें, ये सारा डेटा कलेक्ट कर लो और फिर उस डेटा को एनालाइज़ करेगी और प्रिडिक्ट करेगी एआई, और फिर तुम क्या खरीदोगे उसको इन्फ्लुएंस करेगी, किस पार्टी को वोट दोगे उसको इन्फ्लुएंस करेगी, किस रिलीजन के कंटेंट पर रिएक्ट करोगे उसको इन्फ्लुएंस करेगी, किस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करोगे उसको इन्फ्लुएंस करेगी और किस न्यूज़ को सच मानोगे। यहाँ से शुरू होती है डिजिटल स्लेवरी। ठीक है, आपके पर्सनल डेटा को कलेक्ट कर लिया जाता है, एआई ड्रिवन प्रोफाइलिंग होती है, आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर लिया जाता है, आपकी चॉइस को मैनिपुलेट किया जाता है। कंटिन्यूअसली डिजिटल सर्विलेंस होता है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ विजिट कर रहे हैं, कौन सी साइट विजिट कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, एवरीथिंग इज अंडर सर्विलेंस। ठीक है, और आपके एल्गोरिदमिक डिसीजन मेकिंग विदाउट अकाउंटेबिलिटी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब मैनिपुलेशन के अंडर एक डिसीजन ले लिया जो कि आपका शायद खुद का है भी नहीं, है ना? तो इफ वी हैव टू डिफाइन digital slavery refers to a situation where technology companies or government gains excessive control over individual through collection of personal data, AI driven profiling, behavioral prediction, manipulation of choices, continuous digital surveillance, and algorithmic decision making without accountability. सिंपल भाषा में ये एक सिचुएशन होती है जिसमें बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज या गवर्नमेंट जो है वो एक्सेसिव कंट्रोल आपके थॉट्स पर ले लेती है थ्रू डिफरेंट मीन्स। ठीक है? ओके। अगर एआई डिसाइड करेगा कि किसको जॉब मिलनी है ना? और क्या नाम है, किसको लोन मिलना है, किसको हेल्थ केयर मिलना है, कौन एजुकेशन के लिए क्वालिफाई करेगा, है ना? विदाउट ट्रांसपेरेंसी और ह्यूमन ओवरसाइट, तो पीपल अपनी खुद की लाइफ पे से कंट्रोल खो देंगे। ठीक है, खुद की लाइफ, और अकाउंटेबल कौन है ना? अकाउंटेबल कौन है? अगर ये भी बोला जाता है कि अगर ये जो एआई है सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के कंट्रोल में चली गई तो वो इंसान की डिग्निटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एआई गवर्नेंस सिर्फ इंजीनियर्स या टेक कंपनीज पर नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इंजीनियर टेक्नोलॉजी बना सकते हैं लेकिन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जस्टिस क्या है। वो ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इक्वालिटी क्या है, ह्यूमन डिग्निटी क्या है, या डेमोक्रेसी कैसे प्रोटेक्ट होगी। ये काम कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ करता है। ठीक है, ये काम कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ करता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे एथिक्स और लॉ में क्या डिफरेंस है। ये सब आर्टिकल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एथिक्स का मतलब कैसे होता है, जैसे समझो कि
कंपनी ने बोला कि हम रिस्पॉन्सिबल एआई बनाएंगे, लेकिन अगर वो प्रॉमिस तोड़ दे, मैक्सिमम क्या हो सकता है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? बैड पब्लिसिटी होगी, है ना? बैड जो कंट्रोवर्सी में फंस जाएंगे, जो भी है, लोग पसंद नहीं करेंगे। लीगल पनिशमेंट होगी उन पे कोई? नहीं, राइट? लेकिन लॉ के अंडर क्या होता है? अगर कंपनी डेटा मिसयूज करे, डीप फेक बनाए, इलेक्शन मैनिपुलेट करे, प्राइवेसी वायलेट करे, तो पनिशमेंट मिलेगी। एथिकल पर्सपेक्टिव से कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है। इसलिए ऑथर कहते हैं एथिक्स जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, लॉज होते हैं कंपल्सरी। लॉज बनाने की जरूरत है, ठीक है? लॉज बनाने की जरूरत है। एथिक्स आर वॉलंटरी मोरल प्रिंसिपल, कंपनीज में चूज टू फॉलो देम, है ना? नहीं फॉलो करेंगे तो कोई लीगल पनिशमेंट नहीं है, गुडविल पे डिपेंड करता है। लॉज लीगली एनफोर्सेबल हैं, पेनल्टीज हो सकती हैं, सजा मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है अगर आपने वायलेट किया तो एआई गवर्नेंस जो है इट मस्ट रिलाई ऑन बाइंडिंग लेजिस्लेशन। एथिकल उस पे नहीं छोड़ सकते, कंपनीज की गुडविल पे नहीं छोड़ सकते। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए और जुडिशियल ओवरसाइट होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉलेंट्री एथिकल प्रोमिस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं कि वाई जो है वो एआई इतना डेंजरस क्यों है। तो पहले टेक्नोलॉजी लाइक कैलकुलेटर होता था, इंटरनेट होता था, प्रिंटर होता था, फोन होता था। ये फैसिलिटेट करते थे चीज़ों को, मतलब आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको कैलकुलेशन को फैसिलिटेट कर देंगे। प्रिंट करना है, प्रिंटर प्रिंट कर देता था, है ना? फोन, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। ये सब टूल्स थे, दीज वर जस्ट टूल्स। लेकिन एआई के साथ में क्या है? एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, एआई डिसीजन भी लेता है। एआई डिसीजन भी लेता है। डिसीजन भी लेता है। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल समझ लो कि हॉस्पिटल में एआई डिसाइड करेगा कि किसको आईसीयू बेड मिल रहा है, बैंक में एआई डिसाइड करे कि किसको लोन मिलेगा, कंपनी में एआई डिसाइड करे कि किसको जॉब मिलेगी, स्कूल में एआई डिसाइड करे किसको एडमिशन मिलेगा। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर एआई गलत डिसीजन ले ले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कौन लेगी? कौन कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर इंजीनियर की जिसने उसे बनाया, या फिर गवर्नमेंट की, या फिर कंपनी की, है ना? इसलिए आर्टिकल बोलता है कि ह्यूमन डिग्निटी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी, सॉरी, ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी should always be there, should always be there, कि ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए, ठीक है? ओके, अभी ये देखते हैं कि वाई डज रेगुलेशन ऑलवेज लैग बिहाइंड एआई, कि एआई लॉ से तेज क्यों भागता है या फिर लॉ पीछे क्यों रह जाता है हमेशा? इसको पेसिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेसिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत रैपिडली अपने आप को इवॉल्व करती है। लॉ मेकिंग थोड़ा प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब एग्जाम्पल ये ऐसे देखो कि जैसे 2022 में एआई काफी सिंपल थी। 2022 में काफी सिंपल थी एआई, ठीक है? 2023 में क्या हुआ? 2023 व्हाट इज, ओके, चैट जीपीटी आया 2023 में, करेक्ट? 2024 में क्या हुआ? 2024 में रियलिस्टिक वीडियोस आई, रियलिस्टिक वीडियोस आई, does not work. ठीक है, 2025 में एआई एजेंट्स आने लगे, अब एआई एजेंट्स आने लगे, ठीक है? तो हर साल जो है वो एआई अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, हर साल अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। लेकिन पार्लियामेंट का जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें क्या है? कमेटी बैठेगी, फिर डिबेट्स होंगे, फिर कंसल्टेशन होगा, फिर वोटिंग होगी, फिर जाके कहीं रूल्स बनेंगे, फिर जाके कहीं रूल्स बनेंगे। इसमें 2-3 साल तो आराम से लग जाते हैं, और वो भी तब जब करना शुरू कर दो, तब तक टेक्नोलॉजी कंप्लीटली चेंज हो चुकी होगी। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि ट्रेडिशनल रेगुलेशन हमेशा लेट आएंगे।
ठीक है? क्योंकि टेक्नोलॉजी एनीवे जल्दी भागती है। ओके, अभी डेमोक्रेसी का एआई से क्या रिलेशन है? अभी ये आर्टिकल का कोर समझ सकते हैं हम कि डेमोक्रेसी, हाउ इज़ डेमोक्रेसी रिलेटेड टू एआई? डेमोक्रेसी किस पर चलती है? इलेक्शन पे चलती है। सिर्फ इलेक्शन के चलते डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? नहीं, उससे भी उससे भी इलेक्शन एनीवे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है? उससे भी इम्पोर्टेंट है आपका ट्रुथ एंड फ्री विल। ट्रुथ एंड फ्री विल। अगर लोगों को सच ही नहीं पता होगा, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? अगर उन्हें अंधेरे में ही रखा जाएगा, हाउ विल दे बी एबल टू डिसाइड? तो उनका तो कोई फ्री विल रहेगा ही नहीं ना। अगर आपने सच को ही बदल दिया, तो लोगों का फ्री विल कैसे होगा? करेक्ट? तो ट्रुथ ट्रुथ इज इम्पोर्टेंट, फ्री विल इज इम्पोर्टेंट। डेमोक्रेसी तभी चल सकती है जब सिटीजन को सच पता हो। अगर सच ही आपका नकली बन जाए, फेक बन जाए, तो डेमोक्रेसी खत्म होने लगेगी। ठीक है? डीफेक का मतलब थोड़ा-सा समझते हैं। इसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डीफेक। ये आप सब जानते होंगे कि जैसे एक काफ़ी कुछ सालों पहले भी एक एक्ट्रेस का काफ़ी वायरल हुई थी डीपफेक वीडियो। तो मान लो वैसे ही कि अगर एआई किसी लीडर का फेक वीडियो बना दे, जैसे इलेक्शन के 1 दिन पहले अगर किसी लीडर का फेक स्पीच बना दे, उसमें दिखे कि वो कम्युनल स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो वीडियो है वो बिल्कुल रियल लगे, तो उसको करोड़्स ऑफ लोग देख लेंगे जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है, और बाद में प्रूव हो कि फेक थी, तब तक डैमेज हो चुका होगा। मतलब बाद में प्रूव होता रहे कि सच है या फेक है जो भी है, पर डैमेज तो इट हैज़ ऑलरेडी बीन डन, राइट? तो इसलिए डीफेक डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। फेक स्पीचेस, फेक इलेक्शन कैंपेन्स, कैरेक्टर असैसिनेशन, फॉल्स कम्युनल मैसेजेस, है ना? तो जो सिटीज़न है, हर कोई नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि सच क्या है और बनावटी बात क्या है, फैब्रिकेशन क्या है। हर कोई नहीं वो कर पाएगा, ठीक है? एक मिसइन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन, अभी थोड़ा-सा डिफरेंस समझेंगे। मिसइन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है? मिसइन्फो एंड डिसइन्फो, इन दोनों में एग्ज़ैक्टली फ़र्क क्या है? तो जो मिसइन्फॉर्मेशन होती है वो दोनों ही गलत इन्फॉर्मेशन है, दोनों ही फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन है। बोथ आर फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन, बट व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट डिफरेंस बिटवीन द 2? मिसइन्फॉर्मेशन होता है, वो बिना इंटेंशन के शेयर की जाती है। मतलब मान लो आपके व्हाट्सएप पे कोई फॉरवर्ड आया और आपको लगा कि हाँ ठीक है, आपने फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है? विदाउट इंटेंशन फॉलो होती है। व्हाट इज़ डिसइन्फॉर्मेशन? जानबूझ के फैलाई हुई फेक न्यूज़, दैट इज़ डिसइन्फॉर्मेशन। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। जानबूझ के पब्लिक को कन्फ्यूज़ करने के लिए, विद एन इंटेंशन विद एन इंटेंशन जो न्यूज़ फैलाई जाए, जो इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए, उसको डिसइन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो जब ऐसे हो कि मिसइन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उसका इंटेंशन नहीं था। डिसइन्फॉर्मेशन जानबूझ के किया गया है। ठीक है? अब एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन भी होता है। ये हम वो देख रहे हैं कि व्हाई एआई इज़ डेंजरस टू डेमोक्रेसी। तो पहले हमने डीप फेक देखा, फिर मिसइन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन देखते हैं, है ना? अब ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सोशल मीडिया कंपनीज़ पैसे कैसे कमाती हैं? एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू, राइट? तो एडवर्टाइज़मेंट तभी दिखेगी जब तुम ऐप पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। तो एआई क्या करती है? व्हाट डज़ एआई डू? जब कंटेंट तुम्हें गुस्सा दिलाए या शॉक करे या इमोशनली किसी तरीके से ट्रिगर करे, तो वही बार-बार दिखाती है। क्यों? क्यों दिखाती है? क्योंकि तुम उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, तो कंपनीज़ को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। रिज़ल्ट क्या है कि सोसाइटी जो है वो ज़्यादा पोलराइज़्ड हो जाती है। मतलब एक ही तरीके का कंटेंट आप देख रहे हैं, तो आपका माइंड मैपिंग भी उसी तरीके का हो जाता है ना? तो ये एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन है। ऑप्टिमाइज़ करता है एंगेजमेंट के लिए, है ना? ये सब चीज़ें यूज़ करता है ताकि आपका एकदम से आपको किक मिले कि अरे! आई हैव सीन समथिंग, मतलब थोड़ा सटल नहीं देखा, मैंने कुछ हाई देखा है। तो इस वज़ह से पोलराइज़ेशन बढ़ती है। इको चैम्बर्स क्या होते हैं? एक ये भी कंपोनेंट, इको चैम्बर्स क्या होते हैं? सोचो हम एक ही आइडियोलॉजी की वीडियो देखते हैं। एआई ऑब्ज़र्व करता है कि ये बंदा जो है वो इस तरीके की वीडियो देखता है। तो फिर वही टाइप की वीडियोज़ दिखाता है। तो स्लोली जो है आपका जो सेकंड ओपिनियन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
बिल्कुल खत्म हो जाता है और आपको लगता है कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वही सही है, ये तो फ़ोन-वोन पे भी वही चीज़ें आ रही है, सब लोग यही बता रहे हैं, तो मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल सही है, मेरी थिंकिंग बेस्ट है। इसको बोलते हैं इको चैम्बर्स, है ना? तो आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर, चीज़ें और ज़्यादा एनालाइज़ करने की पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। मान लीजिए एक बच्चा है, एक आदमी है, उसका एक सर्टेन थॉट प्रोसेस था हल्का-फुल्का कि मैंने ऐसे सुना है। वो जब इंटरनेट पे जाता है तो उसको वो ही दिखता है, सेम कंटेंट, सेम कंटेंट, सेम कंटेंट, तो उसको लगता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ। इंटरनेट पे भी लोग इसी की बातें कर रहे हैं, मतलब मैं जो सोचता हूँ वो बिल्कुल सही है और दूसरा पर्सपेक्टिव वो जान ही नहीं पाता, ठीक है? फॉरेन इंटरफेरेंस, ये कैसे होती है? अभी जैसे वही कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर का तरीका काफ़ी बदल रहा है, ये हमने पहले भी आर्टिकल में, कल-परसों के आर्टिकल में भी देखा था। तो आजकल जो है इन्फॉर्मेशन से भी वॉर होती है, मतलब एक हॉस्टाइल कंट्री है, वो फेक अकाउंट्स बना के आपकी फेक वीडियोस लीडर्स की और रिलीजियस रूमर्स फैला सकती है, फेक कैंपेन्स चला सकती है। गोल क्या होता है, वो क्या करना चाहते हैं, वो दूसरे कंट्री को अंदर से डिवाइड करना चाहते हैं। इसको इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बोलते हैं, इसको इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बोलते हैं, है ना? और ये नेशनल सोवरेनिटी के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, रिलीजियस पोलराइज़ेशन कर सकती है, एथनिक टेंशन बढ़ा सकती है ना? डीप फेक लीडर्स की वीडियो बना सकती है, फेक न्यूज़ फैला सकती है और इट कैन डैमेज द कंट्री फ्रॉम विदिन, ठीक है? अभी इंडिया इतना वल्नरेबल क्यों है? व्हाई इज़ इंडिया सो वल्नरेबल? है ना? हमारे यहाँ पे ओवर 900 मिलियन वोटर्स हैं, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है। ठीक है? सोशल मीडिया यूज़र्स बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, डिजिटल पेमेंट भी बहुत ज़्यादा है और इंटरनेट पेनिट्रेशन काफ़ी रैपिड हो रहा है हमारी कंट्री में। लेकिन प्रॉब्लम इसकी ये सब हो रहा है लेकिन डिजिटल लिटरेसी उतनी नहीं है। डिजिटल लिटरेसी नहीं है इंडिया में उतनी। लोग नहीं कैटेगराइज़ कर पाते क्या असली है, क्या गलत है, क्या फ़ेक है, क्या रियल है, लोग नहीं कर पाते हैं। लोग सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट का उस तरीके से एल्गोरिदम नहीं समझ पाते हैं, है ना? तो लोग फ़ेक और रियल कंटेंट में अगर डिफ़रेंस ही नहीं कर पाएँगे, तो फिर ये तो बहुत डेंजरस बात है कि वो जो देखेंगे उस पे उनको भरोसा होगा, जो भी देखेंगे उस पे उनको भरोसा होगा, है ना? तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है हमारे लिए। डाइवर्स तरीके की सोसाइटी है हमारी, रिलिजन के बेस्ड पे, कास्ट के बेस पे, लैंग्वेज के बेस्ड पे, रीजन के बेस्ड पे, एथनिसिटी के बेसिस पे हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी हमको देखने को मिलती है। तो जो ऑथर हैं उन्होंने कुछ वो भी दिए हैं, पहले ये देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस क्या-क्या हैं, ठीक है? या फिर हम पहले हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा ना सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो उम, ओके। नहीं, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन देख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 है, वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। तो एल्गोरिदम को इट मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट। आर्टिकल 19(1) ए जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। ये सेंसरशिप का टूल नहीं होना चाहिए, तो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड व्हाट यू आर स्पीकिंग, इज़ इट ट्रू और फेक और व्हाटएवर इट इज़। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इसमें प्राइवेसी भी एक पार्ट है, व्हिच वाज़ अ जजमेंट इन जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है? ये राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं। अगर आपकी एक्टिविटीज़, आपकी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, आपके अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, आपके पॉलिटिकल जो आपकी बेंडिंग है, का पर्सनल डेटा क्या है, अगर ये सब सेफ नहीं रहा तो आपकी प्राइवेसी तो बिल्कुल ही मतलब नो सेंस, राइट? तो ये तो आपके आर्टिकल 21 के बिल्कुल खिलाफ है। ह्यूमन डिग्निटी आपकी थ्रेटन हो सकती है। इन्फॉर्मेशन ऑटोनॉमी है ही नहीं आपके पास में, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन तो कंपनी जाए तो गवर्नमेंट ले रही है, ले लेगी जस्ट इन केस, तो आपका तो उस पे कोई हक रहा ही नहीं। दिस इज़ डिजिटल स्लेवरी, है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नाम की भी चीज़ होती है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल होते हैं दैट वी हैव टू अडेयर। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी रेदर देन प्योरली कमर्शियल इंटरेस्ट। हमको जस्टिस पे भी ध्यान देना चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अभी
राइटर ने कुछ 5 हमको सॉल्यूशंस दिए थे। यस, एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड रेल्स का मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो आर्टिकल का टाइटल के टाइटल में कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड रेल्स की बात हुई है। ठीक है। जैसे हाईवे पर सेफ्टी बैरियर होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एआई के लिए सेफ्टी बैरियर प्रोवाइड करते हैं। अभी ये गार्डरेल किस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना? आर्टिकल 14 एआई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, है ना? आर्टिकल 19 जो है वो फ्री स्पीच सेफ रखे, आर्टिकल 21 प्राइवेसी और डिग्निटी प्रोटेक्ट करे, ठीक है? ये हमने देखा। अब 5 जो गार्डरेल्स इन्होंने दिए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट्स जस्ट Okay, so 5 guardrails. राइट बेस्ड एआई गवर्नेंस। सिटीजन का डाटा उनका होना चाहिए, कंपनी का नहीं होना चाहिए। डेटा ओनरशिप सिटीजन की होनी चाहिए। अगर आप उनके डेटा को किसी तरीके से यूज कर रहे हैं तो देयर शुड बी कंसेंट। उनके प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेंगे आप, है ना? एंड ह्यूमन रिव्यू ऑफ एआई डिसीजन। एआई जो डिसाइड करता है देयर शुड बी ह्यूमन रिव्यू, बिकॉज हमने देखा था आर्टिकल के स्टार्टिंग में कि ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी शुड ऑलवेज बी देयर। ठीक है। फिर प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी। ये जो बिग टेक कंपनीज होती हैं शुड ऑडिट एल्गोरिदम्स। इनको ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल जो है वो इंश्योर करनी चाहिए। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए अगर कुछ हार्मफुल जो है उसके इम्प्लीकेशंस निकले। एआई एनेबल्ड वायलेंस को जितना प्रिवेंट कर सके उतना अच्छा है। ठीक है। फिर फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करें, विच वाज आर्टिकल 19। गवर्नमेंट एआई रेगुलेशन के नाम पर क्रिटिसिज्म को सेंसर ना करे, बैलेंस बहुत जरूरी है। ठीक है। प्रोटेक्ट फ्री स्पीच। डिजिटल लिटरेसी। अब हमारी कंट्री में डिजिटल डिवाइड काफी ज्यादा देखने को मिलता है। व्हाट इज डिजिटल डिवाइड? It is the difference between the people, those who have access and those who have literacy to use the digital services, and those person who cannot. ये उन लोगों का डिफरेंस के बीच का डिफरेंस है जो लोग डिजिटल सर्विसेज को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, जिनके पास एक्सेस है, एंड वो लोग जिनके पास नहीं है, जिनको यूज करना नहीं आता, उनके बीच का डिफरेंस। अब ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपको फोन दे दिया गया एंड ठीक है डिजिटल डिवाइड हमने दूर दूर कर दिया। लिटरेसी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको वो सेफ तरीके से यूज करना आता है कि नहीं आता है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नहीं आता, मान लीजिए आपकी दादी हैं, उनके पास फोन है और उनको इस्तेमाल करना नहीं आता, उनको सेफली इंटरनेट चलाना नहीं आता, तो उनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, एंड इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ डिजिटल डिवाइड। ओके। तो लोगों के पास फैक्ट चेकिंग करने की नॉलेज होनी चाहिए, वो उनको पता होना चाहिए, या कैसे पता करें, उन्हें पता होना चाहिए कि जो आप वो देख रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, इज इट फेक या फिर ये कोई असली वीडियो है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एआई का यूज करें। डिजिटल सिटीजनशिप, मीडिया लिटरेसी, ये सब होनी चाहिए। और कैसे उनको बताएंगे, कैसे वो सीखेंगे? वो अपने स्कूल्स में सीख सकते हैं, वो अपने कॉलेजेस में सीख सकते हैं, वो कम्युनिटी प्रोग्राम्स में सीख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल सिक्योरिटी। अभी एआई को, इंडिया को एआई बेस्ड सिस्टम डेवलप करना चाहिए, है ना? जल्दी से जल्दी प्रॉपर एआई सिस्टम जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करे, फेक कैंपेन्स को डिटेक्ट करे, इलेक्शन इंटरफेरेंस पकड़े, बोट नेटवर्क्स आइडेंटिफाई करे, या फॉरेन प्रोपेगेंडा को भी रोक सके। ठीक है। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्शन हमने देख लिया है, हाउ इज गार्ड रेल्स क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया है। गार्ड रेल्स क्या होते हैं? जैसे हाईवे पर सेफ्टी बैरियर्स होते हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन एआई के लिए सेफ्टी बैरियर्स प्रोवाइड करे, दोज आर कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड रेल्स। ठीक है। ओके। ये कुछ हमारे मिशंस हैं जिनसे ये जो है ये कनेक्ट कर सकता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये डेटा प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास में एक्ट है। इंडिया एआई मिशन, ये रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और इनोवेशन को इनकरेज करता है। वी ऑल्सो हैव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी विच इज प्रपोज्ड। ठीक है। डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, डेपा, ये इंडिविजुअल का ग्रेटर कंट्रोल दिखाता है उनके डेटा पे। ठीक है। एआई गवर्नेंस में चैलेंज क्या है? इनोवेशन और रेगुलेशन दोनों में बैलेंस थोड़ा मेंटेन करना जरूरी है। प्रिवेंटिंग मिसयूज विदाउट स्टिफलिंग रिसर्च, सेम चीज है। क्रॉस बॉर्डर ज्यूरिडिक्शन का इशू आता है,
है ना, क्योंकि इंटरनेट हैज़ नो बाउंड्रीज़। कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन बिग टेक्स के पास काफ़ी ऑटोनॉमी हम देख सकते हैं। लैक ऑफ एआई एक्सपर्टीज अमंग रेगुलेटर्स, कंप्लायंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, और टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत रैपिड पेस पे आगे बढ़ती है। वे फॉरवर्ड्स क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव एआई लेजिस्लेशन हम लेके आ सकते हैं विद अ राइट बेस्ड अप्रोच। इंडिपेंडेंट एआई रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं हम। ह्यूमन ओवरसाइट होना चाहिए, देयर शुड ऑलवेज बी ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी, है ना। स्ट्रेंथन डिजिटल लिटरेसी एंड मीडिया अवेयरनेस, डिजिटल लिटरेसी और मीडिया अवेयरनेस को हम बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल कॉपरेशन काफ़ी ज़रूरी है ना, क्योंकि इंटरनेट हैज़ नो बाउंड्रीज। एआई स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए। Encourage ethical AI innovation while safeguarding constitutional safeguards। ठीक है। अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप अपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं। डिजिटल स्लेवरी, ये तो हार्ट ऑफ द टॉपिक है। एल्गोरिथमिक गवर्नेंस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड रेल्स, ये भी हमारे टाइटल में ही था। ह्यूमन सेंट्रिक एआई, एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी, explainable AI, deep fakes, informational integrity, platform accountability, digital sovereignty, informational privacy, है ना, ये आप सारे पढ़ सकते हैं। ठीक है, दैट्स दिस कोट। ओके, टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन अ सर्वेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉट इट्स मास्टर। ये आइडिया कॉन्स्टिट्यूशनल विजन के साथ में अलाइन करता है ना, और कहता है कि टेक्नोलॉजी शुड नॉट ओवरराइड ह्यूमंस, ठीक है, बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट रिस्क। एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डीप फेक कैन अंडरमाइन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस by spreading convincing false information. Yes, of course. Algorithmic transparency means AI system should be explainable and open to independent scrutiny. Yes. The right to privacy has been recognized as a fundamental right by the Supreme Court of India. Yes. Ethical guidelines alone are legally ethics legally enforceable नहीं होते हैं against AI companies. No. 1, 2, 3. A. ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है, you can try it. AI intelligence has transformed from technological innovation into constitutional and democratic challenge. Discuss the need for constitutional guardrails for AI governance in India. Suggest measures to balance innovation, individual rights, and democratic accountability. तो ये आंसर आप लिख सकते हैं, and you can just try it. Okay. So अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो, then please subscribe to this channel and hit the like button. And thank you so much.